लेट्स स्टार्ट रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? चलो बताओ, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग जो होती है is a continuous process in that involves both inhalation और exhalation। इनहेलेशन जो होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सलेशन जो होती है वो पैसिव प्रोसेस होती है। रेस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच फूड को ब्रेक किया जाता है। फूड इज ब्रोक डाउन एंड सेल को एनर्जी मिलती है ना। ऐसे बोलते हैं रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन जो होती है वो एक्टिव प्रोसेस है। अब बॉडी में जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, वो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज करते हैं। फूड का ब्रोक डाउन हुआ है यहाँ पे। परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, जिससे एनर्जी मिलती है उससे अपन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। CO2 रिमूव की जाती है, हार्मफुल होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो टू बी प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू बी प्रोवाइड, पेन कहाँ गया यार? ऑक्सीजन टू बी प्रोवाइड बाय कंटिन्यूसली फ्रॉम एटमॉस्फेयर है ना। और CO2 टू बी रिलीज आउट फ्रॉम सेल। ऑक्सीजन पहले स्टेप क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन पहले एटमॉस्फेरिक से क्या आएगी? लंग्स में। लंग्स से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड में, और ब्लड से सेल में। सेल से CO2 कहाँ जाएगी? ब्लड में, और फिर ब्लड से वापस लंग्स में, लंग्स में से वापस जाएगी बाहर, छोड़ दी जाएगी एटमॉस्फेरिक में। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ ऑटो from atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। breathing और respiration दोनों अलग अलग चीज है, ये मैंने बता दी है। रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो डिपेंड्स ऑन एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनका हैबिटाट कैसा है, वो कहाँ पर रह रहे हैं, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, या फिर मार्शी जो भी एरिया होते हैं वहाँ पर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटाट इनके ऊपर डिपेंड करता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो स्पॉन्ज होते हैं। स्पॉन्ज, स्लेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स में क्या होते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है। अर्थवर्म जो होते हैं, अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, उससे रेस्पिरेशन होता है। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स, ट्रेकियल ट्यूबुल्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ट्रेकियल ट्यूबुल्स होती है। ठीक है। फिर गिल्स स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर used by most of aquatic arthropod and mollusk। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे स्टेटमेंट बेस। फ्यू वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस, लंग्स वेस्कुलराइज्ड बेक यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। एग्जाम्पल हो गया रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल्स हो गया। वेल डेवलप्ड होता है। फ्रॉग जो होता है कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, है ना। लंग्स भी होते हैं फ्रॉग में, और यह मॉइस्ट स्किन होती है, जो स्किन की मदद से ये रेस्पिरेशन करता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पेयर में होते हैं अबव अपर लिप्स। नेजल पैसेज होता है, नेजल चैम्बर। फिर फेरिंग्स जो होता है कॉमन फॉर फूड एंड एयर पाथवे होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। फेरिंग्स जो होती है वो डिवाइड होती है। ईसोफेगस फूड पाइप बोलते हैं। लैरिंग्स कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जिसे बोलते हैं साउंड बॉक्स। हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन टू protect food entry in this in it is covered by thin elastic cartilage flap called epiglottis। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है।
फिर यहाँ से ये अपना एपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस को कवर करता है ताकि जो है फूड एंटर ना करे। ये है लैरिंग्स, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होती है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से। ये है ब्रोंकस। यहाँ पे नेमिंग ध्यान से देख लेना इसकी। ट्रैकिया है स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप मिड थोरेसिक कैविटी डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। किस किस में होती है? ट्रैकिया में प्राइमरी ब्रोंकाई ये और सेकेंडरी यहाँ तक होती है। फिर यह वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियाई में कन्वर्ट होती है। एल्वियोई जिसे बोलते हैं। एल्वियोलाई क्या है? वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इरेगुलर वॉल जो होती है, जो शेप होती है वॉल की वो इरेगुलर होती है, वेरी थिन होती है। लंग्स में होते हैं ब्रोंकियोई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। 2 लंग्स होते हैं कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड pleural fluid between them, reduce friction on surface, lung surface। यहाँ पे देखो ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग, क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग। और आउटर इनर जो मेम्ब्रेन होती है क्लोज कॉन्टैक्ट टू लंग सरफेस। किसके कांटेक्ट में होती है? आउटर मेम्ब्रेन जो कांटेक्ट में होती है वो थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है लंग सरफेस के कांटेक्ट में। ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एयर टू एल्वियोलाई, रिमूव फॉरिजन पार्टिकल। क्या काम करता है कंडक्टिंग पार्ट? रिमूव फॉरिजन पार्टिकल, ह्यूमिडिटी एयर, ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। एयर को, जो बाहर की एयर ड्राई भी रहती है, कुछ नमी, बहुत ज़्यादा नमी रहती है, बहुत ज़्यादा सूखी रहती है, तो जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। फिर अपन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ब्रोंक्यूल तक एयर जाती है। फिर दूसरा पार्ट होता है वो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट, साइट ऑफ एक्चुअल ऑक्सीजन एंड CO2 डिफ्यूजन बिटवीन CO2 एंड एटमॉस्फेरिक एयर। रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या किया जाता है? एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट। थोरेसिक चैम्बर कैरियर लंग्स एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं इसे। डोर्सली कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली रिब्स, और लोअर साइड में डोम शेप डायाफ्राम। Any change in volume of thoracic cavity will be reflected in lungs pulmonary cavity, as we can't direct after pulmonary volume. Respiratory involves the following स्टेप याद रखना, दोनों जो है यहाँ एक है, ये है अपन ने पढ़ा था ना, यहाँ पे कौन सा पार्ट पढ़ा था? एक तो कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी एक्सचेंजिंग पार्ट। जो ये फर्स्ट स्टेप है वो है कंडक्टिंग पार्ट, और जो ये है फोर्थ, ये है एक्सचेंजिंग पार्ट। ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आ जाता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एयर इज ड्रॉन इन प्रेशर ग्रेडियंट, अपन को ग्रेडियंट लाना पड़ता है, शुड बी प्रेजेंट फॉर दीज। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं प्रेशर विद इन द लंग्स। जो अगर अपन को इंस्पायरेशन इनहेलेशन करना है तो जो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लंग्स का प्रेशर होना चाहिए वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में। ठीक है।
एक्सपायरेशन में अपन को जो एल्वियोलर एयर है वो रिलीज आउट करनी है, तो अपन को बाहर का प्रेशर जो है वो कम रखना पड़ेगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो एयर विल कम आउट। ठीक है। इंस्पायरेशन initiated by contraction of diaphragm, which increase volume of thoracic chamber in anterior posterior axis, contraction of intercostal muscle lift up and the right sternum increase, है ना, lift up। और आगे आएगा वॉल्यूम ऑफ थैलेसिक चैम्बर इन डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस। पल्मोनरी इंस्पायरेशन में जैसे अपन की सांस लेते हैं तो जो है पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी लेस देन एटमॉस्फेरिक एयर मूव्स इनटू, ये अपन ने ऊपर बताया ना वैसे ही आएगा यहाँ पे। डायफ्राम जो ये डायग्राम है वो देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। एक्सपायरेशन में वही रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम अपनी जो है नॉर्मल शेप में आ जाएगा, डोम शेप में डायफ्राम। डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, है ना, डिक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम, इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड एयर एक्सपल्शन, बाहर आ जाएगी। एडिशनल मसल्स इन एब्डोमन, जो एडिशनल मसल्स होती है एब्डोमन की, हैव एबिलिटी टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ऑन एवरेज हेल्दी वुमन ब्रीथ पर मिनट 12 to 16 टाइम। स्पायरोमीटर क्या होता है? हेल्प इन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन बॉडी, हेल्प इन क्लिनिकल असाइनमेंट एंड पल्मोनरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, जैसे कि अपन ने नॉर्मल सांस लिया और नॉर्मल सांस छोड़ा, इनहेलेशन किया, एक्सहेलेशन किया नॉर्मल तरीके से, और इसका वॉल्यूम होता है 500 ml, है ना। और इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम IRV होता है अपना 2500 से 300, यहाँ इनकी वैल्यू इम्पोर्टेंट है। और बाकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे कि अपन ने नॉर्मल इनहेलेशन किया, अब फोर्सफुली इनहेलेशन करो, फोर्सफुली इनहेलेशन करके नॉर्मल एक्सहेल कर दो, तो ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, जिसकी वैल्यू होती है वो 1000 to 11000 होती है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन। टाइडल वॉल्यूम देखा है, इनहेलेशन नॉर्मल किया, एक्सहेलेशन नॉर्मल किया, अब जो भी है एक्सहेलेशन किया नॉर्मल, अब जितना भी अपन फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, वो हो गया अपना ERP। ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया? फोर्सफुली एक्सहेलेशन करने के बाद भी जो है एयर वो अपने लंग्स में बची रह जाती है, उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज, इसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200 ml, है ना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायरेशन आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। टीवी प्लस IRV, एक्सपायरेटरी ऐसे ही है सेम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ERV। फिर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आया, इसका ये याद रखना, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। इसमें है RV नहीं आता। फिर आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन concentration gradient, solubility of gases, concentration gradient, membrane thickness, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल
गैस इन है मिक्स। ये डायग्राम इसको याद रखना। ये पल्मोनरी आर्टरी अपन ने पढ़ा था सर्कुलेशन में। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है। ये यहाँ पे इम्प्योर ब्लड में CO2 ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। यहाँ पे एल्वियोलाई में जो O2 होती है वो 104 होती है। अब यहाँ पे इम्प्योर ब्लड में CO2 ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हो गया है ना, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन आएगी और यहाँ से CO2 जाएगी। अब ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन जो है प्योर ब्लड ला रही है। एल्वियोलाई यानी लंग्स में गया, अब लंग्स से कहाँ जाएगा, ऑर्गन में जाएगा। यहाँ से पल्मोनरी वेन जो ला रही है ब्लड वो हर्ट के प्योर ब्लड ला रही है एल्वियोलाई टू द लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा ले जाएगी यहाँ से कैरिंग ऑक्सीजन ब्लड। ये एओर्टा ले जाएगी टू द ऑर्गन तक, तो है ना। यहाँ आया ब्लड, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन ज़्यादा है 95, CO2 कम है 40। अब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, CO2 यहाँ पे हाई है, CO2 हाई है, ऑक्सीजन यहाँ पे हाई है और यहाँ पे कम है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी। अब जब यहाँ पे आते आते जो ब्लड है वो वापस से इम्प्योर हो गया। अब यहाँ पे जो ब्लड है उसमें CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। यहाँ से सिस्टमेटिक वेन्स जो है कौन लाता है ऑर्गन से ब्लड, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, ये ला रही है ब्लड टू द राइट एट्रियम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये वैल्यू याद रख लेना, एटमॉस्फेरिक एयर में 150, एल्वियोलाई में 104 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेट में 95, टिश्यू में 40। ये याद रख लेना, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती है। थिन एक्सक्वेमस एपिथेलियम, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, PYQ है। थिन एक्सक्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ alveolar capillary, basement substance between them, total thickness less than 1 mm। डायग्राम याद रखना, क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीजन concentration gradient from alveoli to blood to tissue, CO2 in opposite direction, tissue to blood and blood to alveoli। Solubility, CO2 have 20 to 25 times more than oxygen, so more CO2 can diffuse per unit difference in partial pressure। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से 97% RBC के द्वारा, 3% डिजोल्व थ्रो प्लाज्मा, है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन बाइंड मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बाइंडिंग डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर। बाइंडिंग डिपेंड ऑन O2 CO2 H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। एल्वियोलाई में O2 ज़्यादा थी, हमने देखा ऊपर डायग्राम में, CO2 लो थी, H+ कंसंट्रेशन आयन भी लो है और टेम्परेचर भी लो है। टिश्यू में लो ऑक्सीजन लो थी ना वहाँ पे,
CO2 हाई थी, H+ कंसंट्रेशन हाई था, टेम्परेचर भी हाई था। टिश्यू की साइड वाला कर्व जो होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं और इसे एसोसिएशन कर्व बोलते हैं। 100 ml of oxygenated blood derived 5 ml of oxygen to tissue, नॉर्मल कंडीशन है ये जो है सिग्मोइड कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड कर्व होता है। Percentage saturation of hemoglobin with oxygen. Transport of CO2 20 to 30% RBC से 70% बाइकार्बोनेट आयन 7% डिजोल्व फॉर्म प्लाज्मा। जब ओनली बाइकार्बोनेट आयन दिया जाए टोटल तो अपन को 77% बताना है और अलग अलग पूछा जाए तो 70% ये 7% ये। HbO2 कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन डिपेंडिंग ऑन पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में और टिश्यू में, ये अपन ने देख लिया। CO2 लो होगी, हाई टिश्यू में होगा, ठीक है। क्रोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज mainly in RBC, small quantity in plasma. प्लाज्मा में इसकी जो है स्मॉल क्वांटिटी होती है, यहाँ पे CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज में H2CO3 बनाएगा और फिर यहाँ पे कार्बोनेट आयन प्लस H+ आयन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे टिश्यू से प्योर CO2 इंक्रीज ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा एंड देन ये अपन ने पढ़ लिया है। रेगुलेशन में यहाँ पे देखो, रेगुलेशन न्यूरल सिस्टम में पोन्स और मेडुला दोनों होते हैं। पोन्स में न्यूरोटॉक्सिक सेंटर होता है, RRC मेडुला में RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, प्राइमरी रेगुलेट मॉडरेट इन फंक्शन इज can decrease duration of inspiration, altering respiratory rest chemosensitive area adjacent to rhythm center, highly sensitive होता है। और ये याद रखना CO2 plus H+ ion increase in this activate at the area. Aortic and carotid artery also recognize CO2 plus H+ concentration change, send signal to RRC. Role of oxygen in regulation insignificant. यहाँ पे डिसऑर्डर दे रखा है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा क्या है? अस्थमा इज अ डिफिकल्टी ब्रीदिंग कॉजिंग विजिंग मतलब घरघराहट, पेशेंट को घरघराहट होती है सांस लेते हुए ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियाई and bronchioles. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged. यहाँ पे है इसका, ये इससे याद रख लेना, यहाँ पे wheezing से याद रख लेना। देखो यहाँ से wheezing कैरेक्टर फीचर और यहाँ पे alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased. One of major cause this is cigarette smoking, emphysema. Occupational respiratory disorder in certain industries, especially those involving grading और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे पत्थरों को तोड़ा जाता है, वहाँ पे ऐसी संभावना ज़्यादा होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन फुली कोप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग फाइब्रोसिस। यहाँ पे देखो ये है, इससे पहचान जाओगे ये फाइब्रोसिस, proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lung damage. Worker in such industries should wear protective masks. तो ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स टू ज्वाइन मी, बाय।